नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों आज की जो वीडियो है आपकी यूपी टेट स्पेशल क्लास है ये, जिसमें हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिसके उनको भी कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को समय न गवाते हुए। पहला प्रश्न है आपका, आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा है? तो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन या मिश्र बंधु। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने नोट डाउन भी करते चलें। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो हिंदी काल का जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है भक्तिकाल को। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर, मॉरिशस, दिल्ली या लंदन में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपका नागपुर में हुआ है और ये कब हुआ था? 1975 को। अगर आपसे डेट पूछी जाती है तो 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के मध्य ये चला था। और इससे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन से मैं आपको बता दूं, सम्मेलन से संबंधित आप नोट डाउन करते चलें। ये तो आपकी बात होगी प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की। अगर बात करते हैं दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है, तो पहली चीज़ तो वो हुआ था मॉरिशस में, ये सेकंड वाला हुआ है मॉरिशस में और इसकी डेट थी ये 1975 को ये भी हुआ था, 1976 को, ये 1976 को हुआ था, 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। ठीक है। और अगर तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वो दिल्ली में हुआ था, तीसरा वाला। ठीक है, ये हुआ था आपका 1983 को। और चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन है वो आपका हुआ था, वो भी मॉरिशस में ही हुआ था। ठीक है, सेकंड और फोर्थ ये आपके दोनों मॉरिशस में हुए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते चलें। प्रश्न नंबर 4 है आपका, उत्तर्ण मार्तंड किसकी रचना है? श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, पंडित जुगल किशोर शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो अच्छा, ये प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम पत्रिका है ये, पहला पत्र है जो साप्ताहिक पत्र को बोलते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 5 है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ये प्रश्न एक बार आपका यूपी टेट में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लें। ऑप्शन है आपके महीप सिंह, अखिलेश, किशोरी लाल गोस्वामी या राधा चरण गोस्वामी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिलेश। प्रश्न नंबर 6 है, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? भीष्म साहनी, यशपाल, प्रेमचंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो 11 वर्ष का जो समय ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। प्रश्न नंबर 7 है, ह का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके तालु, मूर्धा, कंठ या दंत? तो हा का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? अच्छा प्रश्न है। तो लोहा जो है किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए, जिनका हम परिमाण कर सकें, जिनको हम माप सकें, ठीक है, जिनकी माप हम कर सकें, वो होते हैं द्रव्यवाचक सारे, चाहे लीटर में हो या ग्राम में हो या मिलीलीटर में, कैसे भी करके हो, जिनकी हम माप कर सकें वो सारे द्रव्यवाचक होते हैं। भाववाचक होते हैं, जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो भाववाचक में आ जाते हैं। जातिवाचक में आ जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मानव जाति, कुत्ता, पहाड़। जब तक हम किसी चीज़ का नाम ना लें, पूरा ग्रुप लगे, जैसे हमें लगे हमने बोला पहाड़, तो पहाड़ में हमने किसी का नाम तो नहीं लिया, सिर्फ पहाड़ है, तो ये जातिवाचक। अगर हमने बोला हिमालय, तो हिमालय जो है किसी का नाम है पहाड़ का, तो वो है व्यक्तिवाचक। जब हम किसी का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहे का द्रव्यवाचक। प्रश्न नंबर 9 है, आलस्य शब्द का विशेषण है? आलसी, अलसी, आलस या आलसीपन? अच्छा प्रश्न है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा आलसी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से सकर्मक क्रिया है? हंसना, पढ़ना, सोना या रोना? सकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें हम कर्म के साथ होती हैं, ठीक है, और जिनमें कर्म नहीं होता है वो होती हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक है। तो हंसना जो है, हंस तो कोई इंसान ऐसे भी सकता है बिना किसी कर्म की सहायता से, रो भी सकता है बिना किसी कर्म की सहायता से, और सो भी सकता है। पढ़ना जब होगा तो पढ़ना होगा हमेशा कर्म के साथ, जब भी पढ़ेगा तो किताब के साथ पढ़ेगा, ठीक है, तो इसमें कर्म जरूर होगा, तो इससे कर्म क्रिया हो जाएगी कर्म, वो पढ़ना।
प्रश्न नंबर 11 है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर भी ऑप्शंस आपको देख लीजिए, संबोधन, संबंध, अधिकरण या अपादान कारक। आपको जब ये चिन्ह मिल जाता है संबोधन वाला, इसमें आप सीधे समझ जाइए ये संबोधन कारक है। प्रश्न नंबर 12 है, संतोष में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि? अच्छा प्रश्न है। तो संतोष में जो हो जाएगा आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सम धन तोष। ठीक है, तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको हम बताते चले, जब भी किसी शब्द में ये बिंदी आपको दिख जाती है ऊपर की, जैसे मानो शब्द है घंटा, ठीक है, तो ये भी व्यंजन संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद जब भी करेंगे तो जब अंक की बिंदी आपको लगी दिख रही है तो इसका संधि विच्छेद हमेशा आधे माह में होगा, घम धन टा। ऐसे ही संजय, अगर हम संजय लिख देते हैं तो संजय में भी अंक की बिंदी आ जाती है और इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन जय, इस तरीके से। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से समता मूलक चिन्ह कौन सा है? तो आपके सामने चिन्ह है, इनको बताना क्या है आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा समता मूलक चिन्ह है वो ये है, बराबर का चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं। बाकी के चिन्ह से आपको हम बता दें, ये कोष्टक का चिन्ह होता है और ये जो है चिन्ह ये विवरण चिन्ह इसको बोलते हैं और ये है विस्मयवाचक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समता मूलक चिन्ह ये है जिसे हम लोग बराबर में बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जो भाषण मैंने दिया था वह अखबारों में छप गया में वाक्य है। किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। देखिए वाक्य के बारे में हम बताते चलें। सरल वाक्य आपको पता होगा, बिल्कुल सीधा सा वाक्य होता है, मैंने खाना खा लिया, ये सरल वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिनमें दोनों क्रियाएं पूर्ण होती हैं। मैंने खाना खा लिया फिर मैं स्कूल गया, तो दोनों क्रियाएं इसमें पूर्ण है, तो संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जो एक काम अधूरा होता है, एक क्रिया अधूरी होती है, दूसरी क्रिया पूरी होती है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका। वाक्य के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो जो वाक्य होता है उसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हो जाता है उद्देश्य और दूसरा हो जाता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में कर्ता के बारे में बात करी जाए तो जो कर्ता होता है वो होता है उद्देश्य, और जो बात करी जाती है, जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम है वो उद्देश्य है, खाना खा रहा है ये हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, भरपेट में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए भरपेट में हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की कुछ और उदाहरण की, तो देखिए किसी भी अगर शब्द में यथा लगा दिख जाए आपको, यथा, तो आंखें बंद करके आप उसको अव्ययी भाव समास लगा देना। ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बे दिख जाए, जैसे बेकाम, बेकार, इस तरीके के शब्द दिख जाए तो ये भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। उसके अलावा हर घड़ी, हाथों हाथ, प्रतिदिन, ठीक है, इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं, तो सब ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। प्रश्न नंबर 17 है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विश्वंभर? अच्छा प्रश्न और सरल भी है, आपसे बन गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, क्योंकि महादेव जी जो हैं उनके सर पर चंद्र विराजमान है। प्रश्न नंबर 18 है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, आराधना, निवृत्ति या प्रवृत्ति? तो निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति। अगला प्रश्न है आपका, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नागार्जुन? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आखिर ऐसा क्यों है? क्या प्रश्न आपको अच्छे नहीं लगते हैं? हमारी मेहनत है तो आप हमारा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा,
सिनेमा, विज्ञान या साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है वट, ट, आवट या लावत। देखिए, जब भी हम प्रत्यय और उपसर्ग जब निकालते हैं तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अगर हमने प्रत्यय निकाला है किसी शब्द से तो जो बचा हुआ शब्द होता है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ आपने प्रत्यय निकाला, जैसे मैंने मिलावट है, मिलावट में अगर मैंने टा प्रत्यय निकाल दिया तो क्या बचेगा? मिलाव। मिलाव कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, ठीक। अब मिलावट में अगर वट निकाल देंगे तो मिला बचा है, अर्थ होता है लेकिन वट निकलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवट। मिला धन आवट, मिल धन आवट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आवट हो जाएगा। उपसर्ग भी निकालते समय हमको याद रखना पड़ेगा, उपसर्ग अगर हमने किसी शब्द से निकाला है तो बचे हुए शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अगर बचे हुए शब्द का अर्थ निकल रहा है तो आपका बिल्कुल सही है, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखना है आपको। प्रश्न नंबर 22 है, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो राइट आंसर हो जाएगा कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। अक्सर मम्मी मेरा आप बोलती होंगी आपका ये बड़ा कान का कच्चा है, तो इसका ये हो जाएगा कोई दूसरा कह देता है ना उसकी बातों को मान लेना, ऐसा आपको होना नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, किसने श्रृंगार रस को रसराज कहा है? आचार्य भोजराज, आचार्य विप्लव देव, शेखर चंद्र त्रिपाठी या महादेवी वर्मा। देखिए, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे होते हैं जो देखते ही पता लग जाते हैं ये तो होना ही नहीं है, तो जैसे महादेवी वर्मा ये तो होना ही नहीं है। ठीक है, अब आपके बचे तीन में चंद्रशेखर त्रिपाठी, ये तो मेरे दोस्त का नाम है, ये ऑप्शन में रख दिया गया है। ठीक है, अब आपके बचे 2, अब आपको इन 2 में से निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य भोजराज। प्रश्न नंबर 24 है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, सिंदूर अनल अंगार। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। देखिए, हाय शब्द जब भी दिख जाता है, हाय आपको दिख गया ना, तो यानी कहीं ना कहीं कष्ट की बात हो रही है, तो करुण रस हो जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल सही पहचाने हो, करुण रस हो जाएगा। वीर रस नहीं होता है, वीर रस कब होता है जब किसी उत्साह लगे आपको, जैसे कोई युद्ध करने चले जाते हैं वैसे, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है, जहाँ शोक होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा हुआ विसाहुणा, बहुरी न आवे हट। इसमें से आपको बताना है छंद कौन सा है, तो दोहा, सोरठा, चौपाई या हरिगीतिका। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी बताता चलूँगा, आप सारे नोट डाउन करते चलिए। पेन कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं नहीं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, पहले मैं बता दूं आपको, दोहा। क्यों हो जाएगा? इसके पहले चरण में और पहला चरण और तीसरा चरण इसमें होती है 13-13 मात्राएं। ठीक है, और दूसरे चरण में और चौथे चरण में होती है 11-11 मात्राएं। ठीक है, तो ये जो है ये पहचान होती है दोहे की। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अब आ जाती है बात सोरठा की। सोरठा का इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले सोरठा में पहले और चौथे चरण में होती हैं 11-11 और पहले और तीसरे में होती हैं 11-11, दूसरे और चौथे में होती हैं 13-13 मात्राएं। ठीक है, चौपाई क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और कुंडलियाँ, इसमें 6 चरण होते हैं, पहले आपको ये याद रखना है। और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं कुंडलिया में। ओवरराइट हो गया, थोड़ा आप समझ लेना। प्रश्न नंबर 26 है, ऐसा कौन सा छंद है जो दोहा और रोला के संयोग से बनता है? देखिए, छंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने सारे रख दिए, जिसकी आने की उम्मीद थी, तो आप इनको जरूर याद कर लेना। तो ऐसा कौन सा छंद है जो दोहा और रोला के संयोग से बनता है? ऑप्शन है आपके पीयूष वर्ष, कुंडलिया, चौपाई या सोरठा। उसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलिया। इसको पता है ना आपको, कुंडलिया को मैंने बताया था 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 27 है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है आपके उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार।
इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों हो जाएगा? यमक अलंकार की पहचान होती है जहाँ एक शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे एक बार मन का आया, फिर एक बार यहाँ पर मन का आया, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक शब्द बार बार आता है उसके अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे एक मनका का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा, एक मनका का अर्थ है माला के दाने, माला के दाने जो मोती नहीं होते माला में, वो हो जाता है। और एक मनका का मतलब होता है हृदय, हमारा हृदय। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। उपमा अलंकार की अगर हम बात करें, उपमा अलंकार की पहचान होती है जहाँ आपको सम, सी, समान, ठीक है, सरिस, के समान, इस तरीके के शब्द दिख जाते हैं तो आपका वहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, अनु उपसर्ग में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अनुराग, अग्रज, अनुकरण या अनुशील। इजी प्रश्न है। तो अनु उपसर्ग से नहीं बना है, वो है अग्रज। प्रश्न नंबर 29 है, रोगी का तत्सम रूप है रूढ़ी, रुग्ण, ऋण या रुग्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुग्ण। आज का आखिरी प्रश्न है आपका, संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए शब्द है रात, छाया शाम या धूली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है धूली। क्योंकि देखिए सुबह और शाम का जो मध्य का समय होता है, जब गाय वापस आती हैं तो गोधूली जो होता है ना, गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है उसी को गोधूली बोलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए यार। धन्यवाद।